हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में एलपी चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री को और आज से हम शुरू कर रहे हैं इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है वैद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और जितना अधिक इंपॉर्टेंट ये बोर्ड एग्जाम के लिए उतना ही अधिक प्यारे बच्चों ये इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, क्योंकि इससे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में डेफिनेटली क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आप इसे अच्छे से जरूर समझिएगा। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको यह सीरीज अच्छी लग रही है 12th केमिस्ट्री की, तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिए। जब आप चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात प्यारे बच्चों, शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि जिस बच्चे को इसकी नीड है वहां तक ये वीडियोस जरूर पहुंचने चाहिए। और साथ ही मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि यदि आपके कहीं पर कोई डाउट्स होते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जिसका मैं आपको समय रहते जवाब भी दे पाऊं। तो फिर शुरुआत करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमारा है, हमने कहा चैप्टर है वैद्युत रसायन। तो समझते हैं सबसे पहले वैद्युत रसायन का अर्थ क्या है। हम जानते हैं ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, एक हमारा है वैद्युत और दूसरा है हमारा रसायन। ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। अब यदि इसमें पहले वर्ड की बात करें वैद्युत की, तो वैद्युत हमारी होती है फिजिक्स का पोर्शन आता है, और जबकि जो रसायन है वो तो हमारा केमिस्ट्री का ही पोर्शन है। तो वैद्युत रसायन देखा जाए तो केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें कि वैद्युत की रसायन में क्या हम कह सकते हैं योगदान हो सकता है, किस प्रकार से वो रासायनिक अभिक्रियाओं को घटित करने के लिए वैद्युत जो होती है या इलेक्ट्रिसिटी होती है वो हेल्प करती है। और साथ ही हम यहां पर यह भी समझते हैं कि किस प्रकार जो केमिकल रिएक्शंस होती है यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनके द्वारा विद्युत का उत्पादन होता है। तो यहां दोनों हैं, ये एक दूसरे के हम कह सकते हैं कि एक चीज दूसरे को हेल्प कर रही है, दूसरी चीज पहले को हेल्प कर रही है। विद्युत के द्वारा बहुत सी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं घटित होती हैं जो कि अपनी सामान्य अवस्थाओं में घटित नहीं हो पाती, और वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनके द्वारा विद्युत का उत्पादन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा सकता है। तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम इस बात का अध्ययन करते हैं, इन दोनों चीजों का अध्ययन करते हैं, उसी को हम कह देते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या वैद्युत रसायन। तो सबसे पहले लिखते हैं परिभाषा। हमने कहा रसायन की वह शाखा, पेन चेंज कर लेते हैं, हम कह रसायन की वह शाखा जिसमें विद्युत के द्वारा रासायनिक अभिक्रियाओं का घटित होना तथा रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा वैद्युत ऊर्जा के उत्पादन होने की घटना का अध्ययन किया जाता है, उसे वैद्युत रसायन कहते हैं। उसे वैद्युत रसायन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है इतनी परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। पहला स्टेप इस चैप्टर का कि आपको पता होना चाहिए आखिर वैद्युत रसायन होता क्या है। तो काफी सिंप्लीफाइड फॉर्म है इसकी। तो कुल मिला के हमने कहा निष्कर्ष यह है कि किस प्रकार से हम वैद्युत का इस्तेमाल करते हैं ऐसी अभिक्रियाओं को घटित करने के लिए, ऐसी अभिक्रियाओं के लिए जो अभिक्रियाएं सामान्यतः घटित नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ हम रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा क्या करते हैं, वैद्युत ऊर्जा का, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। और यही हमारे जो पूरा केमिस्ट्री की एक स्पेशल अलग से एक ब्रांच है जिसमें हम इन्हीं दोनों बातों का डिटेल में अध्ययन करते हैं। तो अब यहां पर इतनी बात तो समझ में हमें आ गई। अब कभी आपके दिमाग में यह भी आता होगा कि सर आखिर हमारे पास तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के और भी सारे तरीके हैं ना, तो हम क्यों इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें,
केमिकल फॉर्म में, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि एक तो रासायनिक अभिक्रिया से जो हम कह सकते हैं ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसकी हम कह सकते हैं एफिशिएंसी ज्यादा है, मतलब वो ज्यादा होती है, घटित होती है। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे पॉल्यूशन बहुत कम होता है। तो इस कारण से कोशिश की जाती है कि हम क्या करें, केमिकल रिएक्शंस से यूज करें इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में। आप देख रहे होंगे कि हम घरों में क्या करते हैं, या फिर आप देख रहे होंगे कि जो कमर्शियल प्लेसेस होते हैं वहां पर जब बिजली चली जाती है तो वहां जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। और दिल्ली जैसे शहर में जहां पर कि आप देख रहे होंगे पॉल्यूशन बहुत बढ़ा हुआ है, वहां पर बहुत बार सरकार क्या करती है, उन जनरेटर्स को बैन कर देती है जो कि डीजल से चलते हैं, क्योंकि वहां पर क्या होता है, उसके द्वारा पॉल्यूशन होता है। तो वहां पर आप डीजल के जो जनरेटर्स हैं उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन वहां पर आप रिचार्जेबल बैटरीज का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं, जिनका उपयोग आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में किया जाता है। आप के और हम सब के घरों में आपने देखा होगा क्या लगी हुई रहती है, इन्वर्टर्स लगे हुए होते हैं। और इन्वर्टर्स किससे जुड़े हुए होते हैं, बैटरियों से जुड़े हुए होते हैं, जो कि जब बिजली आती है घरों पे तो उसके द्वारा चार्ज होते हैं, और जब बिजली चली जाती है तो उन बैटरियों के द्वारा विद्युत का उपयोग किया जाता है घर के उपकरणों को चलाने के लिए। तो मुझे लगता है इतनी जानकारी काफी है। अब हम समझते हैं, जब हम कहते हैं कि विद्युत ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, तो सीधे हमारे दिमाग में एक बात क्लिक करती है, और वह हमारे दिमाग में शब्द आता है सेल। तो अब हम समझते हैं सेल क्या होता है। अब हमने कहा हमें समझना है सेल क्या है। देखिए, और दो शब्द आते हैं बहुत सी जगहों पे, एक हमने कहा बैटरी और एक हम कहते हैं सेल। दोनों में डिफरेंस भी समझ लीजिए। सेल का मतलब होता है एक सिंगल यूनिट, एक इकाई, और बैटरी का अर्थ होता है सेलों का समूह। यदि हम एक से अधिक सेलों को आपस में जोड़ते हैं और उनके द्वारा विद्युत प्राप्त कर रहे हैं तो हम उन्हें कह देते हैं बैटरी। और जब हम शब्द इस्तेमाल करते हैं सेल, तो सेल का अर्थ होता है एक सिंगल इकाई, एक सिंगल यूनिट। तो मुझे लग रहा है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहली बात, आखिर सेल होता क्या है। सामान्य लैंग्वेज में बात करें, एक यूनिवर्सल इसकी डेफिनेशन की बात करें, तो हम कहते हैं सेल एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा, जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करती है, परिवर्तित करती है। तो इसी परिभाषा को पहले हम लिख लेते हैं। तो क्या लिख रहे हैं, हमने कहा सेल एक ऐसी युक्ति है, सेल एक ऐसी युक्ति है, युक्ति मतलब एक ऐसा उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो चलिए, ये भी हमें समझ में आ गया आखिर सेल क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अब आपने अपने घरों में सेलों का उपयोग जरूर करा होगा। आप देखिए, आपके जो मोबाइल फोन हैं उनमें सेल, हम कह सकते हैं बैटरी लगी हुई है। या फिर आप घरों में देखिए, आपके जो रिमोट हैं उनमें आप क्या डालते हैं, सेल डालते हैं, बैटरियां डालते हैं, क्योंकि वो एक से अधिक सेल होते हैं इसलिए उनको बैटरी कह देते हैं। तो और इसके अलावा आप देखिए टीवी के रिमोट में, या आप किसी और चीज के रिमोट यूज करते हो, या फिर बच्चों के खिलौनों की जो गाड़ियां होती हैं, उन सब में बैटरियों का इस्तेमाल किया जाता है। और बैटरी, मैंने कहा, वो सेलों का कॉम्बिनेशन है, एक से अधिक सेलों को आपस में जोड़ते हैं तो उसे हम बैटरी शब्द कहते हैं। तो अब बात आती है आखिर ये बैटरी क्या होती है। तो बैटरी का एक साधारण सा आपको मैं चित्र बना के दिखाऊं तो देखिए, ये इस प्रकार से होती है। एक यूनिट जो हमारे पास जो दिखती है वो इस प्रकार से एक ये होती है। ये हमारा क्या होता है, एक सेल, जिसे आप कहते हैं पेंसिल सेल। अब इस सेल की खास बात क्या होती है, इसका एक सिरा जो होता है वो होता है धनात्मक, और एक सिरा इसका होता है ऋणात्मक। क्योंकि सेल एक ऐसी युक्ति है जिसमें कि धन तथा ऋण आवेश लगे हुए होते हैं, तो इसके द्वारा जो धारा बहती है, धारा का अर्थ है कि यदि हम किसी चालक को इस सिरे से, धन सिरे से घुमा करके ऋण सिरे पे जोड़ दें। मैंने कहा ये वाला सिरा क्या है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना लेते हैं। ये हमने कहा ये वाला सिरा क्या है, ये ऋण है, और ये वाला सिरा क्या है, धन। मैंने कहा यदि मैं एक तार को, एक कंडक्टर को, चालक को
इस प्रकार से यदि जोड़ दूं और बीच में मैंने कहा एक क्या लगा दूं, एक अमीटर लगा दूं। अमीटर आप जानते हैं एक धारामापी जो परिपथ में बहने वाली धारा को नापता है। तो यहां से क्या होता है, विद्युत धारा बहनी शुरू हो जाती है। धन सिरे से ऋण सिरे की तरफ विद्युत धारा बहनी प्रवाहित हो जाती है। ऐसे बहती है विद्युत धारा। अगर आप इस सेल को पलट के लगा दें अपने रिमोट में, अपने बच्चों की जो गाड़ियां होती हैं, क्योंकि आप देखेंगे जहां सेल लगते हैं वहां पे आप जिन जगहों पर सेल लगते हैं वहां निशान बने हुए होते हैं, धन का निशान, ऋण का निशान। यदि आप उल्टा कर दें, धन वाले को धन की जगह लगाने के बजाय ऋण वाला धन पे लगा दे, धन वाला ऋण पे लगा दे, तो आपका वह उपकरण, चाहे वो बच्चे का खिलौना हो, चाहे आपके हम कह सकते हैं कि रिमोट हो, वो काम नहीं करने वाले। क्यों नहीं काम करेंगे, इस बात को भी समझिए। क्योंकि यहां पर धारा के बहने की एक पर्टिकुलर एक निश्चित दिशा है, एक दिशा है कि इसी दिशा में जब धारा बहेगी तभी आपका काम चलेगा। सेल अपनी दिशा को बदलता नहीं है, धारा की दिशा को। जबकि हम आप कह सकते हैं हमारे घरों पे जो सप्लाई आती है वो अपनी दिशा बदलती रहती है, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। जबकि सेल से मिलने वाली धारा को हम कहते हैं दिष्ट धारा, दिष्ट धारा। और जो घरों में धारा आती है वो क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा। अब आप कह रहे होंगे सर आप तो फिजिक्स में घुस गए, तो इससे ज्यादा नहीं जा रहा हूं प्यारे बच्चों में फिजिक्स में, ये मैं केमिस्ट्री की ही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इतनी बात हमारे को जाननी जरूरी है। अब हमने ये सेल का आपको एक रफ डायग्राम बताया। अब आपने जो सेल देखे होंगे केमिस्ट्री में, जो सेल आते हैं वो सामान्यतः इस प्रकार के होते हैं। यहां पर हम कह सकते हैं इस प्रकार से एक छड़ होती है, ये दूसरी छड़ होती है, और ये छड़ें किसी विलयन में डूबी हुई होती हैं। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक सेल है। और ये जो दोनों के दोनों हिस्से होते हैं, ये वाला सिरा और ये वाला जो छड़ें होती है, धातु की छड़ें, इनको एक शब्द से निरूपित करते हैं जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड। अब बात आई कि आखिर ये इलेक्ट्रोड होता क्या है। तो इलेक्ट्रोड हम कह सकते हैं एक धातु की, इलेक्ट्रोड क्या है, एक धातु की हम कह सकते हैं एक चालक है, एक पट्टी है, एक छड़ है, जिसको जब उसी धात्विक धनायन विलयन में डुबाया जाए जिसकी वो छड़ बनी हुई है, तो होता क्या है, उस धातु की छड़ और उस विलयन के बीच इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, एक से दूसरे में, दूसरे से पहले में, अलग अलग स्थितियों में होते हैं। वो भी हम डिटेल में यहां चर्चा करेंगे। तो इलेक्ट्रोड हमने कहा एक ऐसी धातु की छड़ है, एक ऐसी सुचालक छड़ है जिसे जब उसी धातु के धनायनिक विलयन में डाला जाता है तो छड़ तथा विलयन के बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। और ऐसी धातु की छड़ को हम नाम दे देते हैं इलेक्ट्रोड। इस व्यवस्था को कहते हैं इलेक्ट्रोड। तो परिभाषा लिख लेते हैं, आपके बहुत काम आने वाली है। तो क्या कहा मैंने, हमने कहा कि जब किसी धातु की छड़ को, धातु की छड़ को उसी धातु के धनायनिक विलयन में डुबोया जाता है तो छड़ तथा विलयन के मध्य इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। इस समायोजन को यानी कि इस व्यवस्था को जो हमने छड़ लिए उसी का एक धात्विक हम कह सकते हैं विलयन बनाया, उसी धातु का धनायक विलयन, और उसमें उस छड़ को डाल दिया। इस अरेंजमेंट को, इस व्यवस्था को, इस समायोजन को इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड कहते हैं। और इसी को हम अर्ध सेल भी कहते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रोड, किसी सेल में दो छड़ें होती हैं, तो एक इलेक्ट्रोड को हम अर्ध सेल भी कह देते हैं।
तो मुझे लगता है इलेक्ट्रोड की इतनी डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको यह तो समझ में आ गया कि ये भी इलेक्ट्रोड, ये भी इलेक्ट्रोड। पर भाई दो क्यों लगाए गए? दो इसलिए लगाए गए क्योंकि मैंने आपको सेल यहां पर बताया है कि सेल के दो छोर हैं, एक धन छोर, एक ऋण छोर। और इसके बीच में क्या होगा? इसमें कुछ ना कुछ केमिकल एनर्जी होगी, कुछ ना कुछ रासायनिक पदार्थ भरा हुआ होगा, जो कि इस वाले सिरे से इस वाले सिरे की तरफ क्या करता है? धारा को भेजता है। यदि आप बीच का ये कनेक्शन तोड़ दें तो इस अमीटर में धारा नहीं बहेगी। ये धारा तभी बहेगी, एकमात्र तभी बहेगी जब आप धन सिरे को बीच में किसी चालक तार के द्वारा, बीच में चाहे आपको एक बल्ब भी लगा सकते हैं छोटा सा, और तब इसको यहां से जोड़ करके ऋण में जोड़ दें, यानी कि आप कनेक्शन पूरा करें, तभी इसमें क्या होगा? विद्युत धारा बहेगी। तब तक इसमें विद्युत धारा नहीं बहेगी जब तक धन तथा ऋण सिरे आपस में जुड़े हुए ना हो, परिपथ पूर्ण ना हो। तो जब हमने देखा यहां पर दो पॉइंट हैं, तो इसलिए यहां पर भी क्या है? इलेक्ट्रोड हमने कहा दो है। अब दो इलेक्ट्रोड हैं, लेकिन इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। एक इलेक्ट्रोड को हम कह देते हैं कैथोड और दूसरे को हम नाम देते हैं एनोड। तो इसको मैंने कहा, मान लेते ये हो गया एनोड, और इसको मैंने नाम दे दिया कैथोड। अब आप कहोगे सर ये एनोड और कैथोड में क्या अंतर है? अभी तक आपने पूरा का पूरा हमेशा यही पढ़ा होगा कि कैथोड का अर्थ जो हमारी छड़ क्या होती है? धनावेशित होती है। जो इलेक्ट्रोड धनावेशित होता है उसे हम एनोड कहते हैं, और जो इलेक्ट्रोड ऋणावेशित होता है उसे हम कह देते हैं कैथोड। अभी तक प्यारे बच्चों आपने ये डेफिनेशन पढ़ी है। लेकिन जब हम इस चैप्टर में, जो वैद्युत रसायन का हमारा चैप्टर है, जब इसमें हम सेलों का अध्ययन करेंगे तो हम अपनी परिभाषाओं को एक स्टेप और ऊपर जाकर के समझेंगे। यहां पर एनोड और कैथोड का केवल अर्थ ये नहीं है कि एनोड जो छड़ है वो धनावेशित छड़ है और कैथोड जो छड़ है वो ऋणावेशित छड़ है। इतनी बात से काम नहीं चलेगा। यहां पर हम परिभाषा देंगे कि एनोड जिस पर कि ऑक्सीकरण की क्रिया घटित होती है या संपन्न होती है, और कैथोड हम कह सकते हैं वह इलेक्ट्रोड है जिस पर कि अपचयन की क्रिया, जिसे रिडक्शन कहते हैं, अपचयन की क्रिया घटित होती है। तो ये दो परिभाषाएं हम और समझेंगे। तो मैंने क्या कहा, यहां पे लिख रहे हैं एनोड, एनोड लिखते हैं वह इलेक्ट्रोड जिसमें ऑक्सीकरण की क्रिया संपन्न होती है। जिस भी इलेक्ट्रोड में ऑक्सीकरण की क्रिया होगी उसे हम कहेंगे वो एनोड है। और इसी प्रकार से यदि कैथोड को परिभाषित करें तो यहां पर लिखते हैं हम कैथोड, और इसको लिखेंगे कि वह इलेक्ट्रोड जिसमें अपचयन की क्रिया घटित हो, अपचयन की क्रिया घटित हो, उसे कैथोड कहते हैं। उस इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं। तो मुझे लग रहा है यहां तक ये बात समझ में आ गई होगी। अब यदि आपको यह पता है कि ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रियाएं क्या होती हैं, तो समझ लीजिए अब आपको, यदि वो अच्छे से पता है तो अब आपको ये वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं। फिर सीधे आप क्या करिएगा, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा आप उसे देख सकते हैं। लेकिन यदि आपने क्लास 11th में ऑक्सीकरण और अपचयन को ढंग से नहीं समझा है तो फिर आपके लिए अब जो वीडियो है वो बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में जब हम अध्ययन करेंगे तो बार बार ऑक्सीकरण अपचयन का यूज होने वाला है। और यदि वो चीज आपको पहले से आती है तो कोई परेशानी नहीं है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। और यदि वो नहीं आती तो हम कोशिश करेंगे यहां पर आपको ऑक्सीकरण और अपचयन को समझाने की। और ये ऑक्सीकरण तथा अपचयन की जो क्रियाएं थी ये आपने क्लास 11th में चैप्टर नंबर 8 पे पढ़ी होगी, जिसको हम कहते हैं रिडॉक्स अभिक्रियाएं। और रिडॉक्स अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं कि वे अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन की क्रियाएं साथ साथ होती हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं रिडॉक्स अभिक्रियाएं।
तो यदि आपको रिडॉक्स अभिक्रियाएं आती हैं, अच्छे से समझ में आती हैं, ऑक्सीकरण अपचयन बिल्कुल आता है, हम कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण अवस्था को ज्ञात करना आता है, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी आती है, तो फिर आप अगला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो को आगे आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि आपको नहीं आता तो आपके लिए आगे का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने समझा कि किसी सेल में हम किस प्रकार से ये डिसाइड करते हैं कि एनोड कौन सा इलेक्ट्रोड होगा और कैथोड कौन सा इलेक्ट्रोड होगा। एनोड को हमने बताया कि जिसमें क्या हो कि ऑक्सीकरण की विक्रिया जहां पर घटित हो, और कैथोड में क्या होती है, अपचयन की क्रिया घटित होती है। और साथ ही हमने आपको बताया कि रिडॉक्स अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जहां पर ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ होता है। तो इसको भी लिख लेते हैं। हमने कहा रिडॉक्स क्या है, रिडॉक्स अभिक्रिया जहां ऑक्सीकरण तथा अपचयन साथ साथ हो, जहां ऑक्सीकरण तथा अपचयन साथ साथ हो, उन अभिक्रियाओं को हम क्या कहेंगे, रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहेंगे। तो अब सबसे पहले हमें समझना है कि आखिर ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है। तो मूल हमारा जो मोटिव है वो है ऑक्सीकरण, और दूसरा हमारा आता है अपचयन, ऑक्सीडेशन, और इंग्लिश में अपचयन को कहते हैं रिडक्शन। ये क्या चीजें होती हैं इसे समझते हैं। तो देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। अब यदि हम ऑक्सीकरण की परिभाषा दें तो यहां पर हम विभिन्न परिभाषाएं आपको देंगे, स्टार्टिंग से जो चली आ रही है वहां से लेकर के जो सबसे एडवांस परिभाषा है वह भी आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। प्रारंभ में होता क्या था कि जब आप जानते हैं, हम मिनरल्स निकालते हैं जमीन के नीचे से, विभिन्न प्रकार के अयस्कों को प्राप्त करते हैं, तो जितने भी हमारे मेटल्स निकलते थे मैक्सिमम सारे के सारे ऑक्साइड फॉर्म में होते थे, यानी कि वो शुद्ध अवस्था में प्राप्त नहीं हमारे पास होते थे। इसका अर्थ है कि वह क्या करते थे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके उनमें क्या हो जाती थी, ऑक्सीजन का एडिशन हो जाता था, यानी कि धातुओं के जो हमारे शुद्ध धातुएं थी उनका ऑक्सीकरण होके उनके ऑक्साइड तैयार हो जाते थे। तो इसका सीधा सीधा सा हम यहां पर एक परिभाषा ये देते हैं कि यदि किसी तत्व में ऑक्सीकरण की मात्रा क्या हो रही है, ऐड हो रही है, जुड़ रही है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो हम कहेंगे उस तत्व का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो क्या परिभाषा दी हमने, पहली परिभाषा दी, जब किसी तत्व में ऑक्सीजन जुड़ती है तो उसका ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो ऑक्सीजन की हमको यह बात समझ में आ गई कि ऑक्सीजन जुड़ेगी तो कहेंगे उस तत्व का ऑक्सीकरण हो गया। एग्जांपल ले लेते हैं, हमने कहा एग्जांपल ले लिया, जैसे एल्युमिनियम ले लिया, एल्युमिनियम की ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं, आप जानते हैं ये हमारा बनता है Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाता है। सूत्र का आपको तरीका पता है, एल्युमिनियम की वैलेंसी हमारी कितनी होती है, +3 होती है, एल्युमिनियम की 3 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी तो Al2O3 हमारा बन जाएगा। तो ये हमारा हो गया एल्युमिनियम ऑक्साइड, यानी कि हमने क्या करा, एल्युमिनियम से हमारे को क्या मिल गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्राप्त हो गया। समीकरण आप बैलेंस करना चाहो तो यहां पर 2 यहां पर क्या कर दीजिए, ये 3 है, यहां पर मैंने 2 कर दिया, तो यहां पर 3 दूनी 6, यहां पर लिख लेंगे 3, और ये हमारा कितना हो जाएगा, Al2 है तो 4Al। इस प्रकार से इसे क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो हमें मुख्य बात यह समझ में आ गई कि जब किसी तत्व में ऑक्सीजन जुड़ती है तो उस अभिक्रिया को हम कहेंगे उस तत्व का ऑक्सीकरण हो गया। अब चयन में बिल्कुल अलग होता है, इसमें परिभाषा हमारी होती है, यहां पर पहला है, जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन निकलती है तो उसका अपचयन होता है, तो बिल्कुल इसकी विपरीत होगी। इसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है, इसमें ऑक्सीजन
निकल रही है, वो ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है ऑक्सीकरण की क्रिया में, अपचयन में बाहर क्यों निकाल रहा है। तो ये दोनों में अंतर आ गया। इसका एग्जांपल लिखना चाहें तो हम इसी Al2O3 यही वाला ले रहे हैं। यदि इसकी कार्बन के साथ क्रिया कराएं तो हमारा क्या बन जाता है, हमारा बनेगा CO2 गैस बन जाएगी, और साथ में क्या निकल जाता है, एल्यूमिनियम बन जाता है। आप ये लिख सकते हैं, ये तो हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही हो गया। ये आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, लिख भी लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इसको लिखने की जरूरत तो है नहीं हमें, ये तो एल्यूमिनियम है। तो इस प्रकार से क्या कर रहे हैं, यदि किसी यौगिक से ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहे हैं तो हम कह रहे हैं उसका अपचयन हो रहा है। अब देखिए यहाँ अपचयन किसका हो रहा है, यहाँ एल्यूमिनियम का अपचयन हो रहा है, क्योंकि एल्यूमिनियम पहले ऑक्सीजन थी, उसने कार्बन से अभिक्रिया करी एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने, और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया और एल्यूमिनियम अलग हो गया। तो इस प्रकार से हम पुराने समय में क्या करते थे, जो हमारे अयस्क प्राप्त होते थे ऑक्साइड की फॉर्म में, उनसे हम क्या करते थे, शुद्ध धातुओं की प्राप्ति करते थे। तो पहला तो यह परिभाषा है। दूसरी परिभाषा हम लिखते हैं, दूसरी परिभाषा हम लिख सकते हैं कि जब किसी तत्व में, यहां पर तो क्या हो रही है, ऑक्सीजन जुड़ती है, और दूसरा हम कहते हैं यदि किसी तत्व में हाइड्रोजन निकलती है, किसी यौगिक से हाइड्रोजन बाहर निकले तो हम कहते हैं उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो लिखते हैं जब किसी यौगिक से हाइड्रोजन निकलती है तो इसे ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण यानी कि उस यौगिक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, इसे ऑक्सीकरण कहते हैं। तो मुझे लगता है यह समझ में आ गया होगा कि जब किसी यौगिक से हाइड्रोजन निकलती है तो वह ऑक्सीकरण की क्रिया कहलाती है। उस तत्व का ऑक्सीकरण हो गया, उस यौगिक का ऑक्सीकरण हो गया। ये बिल्कुल हाइड्रोजन की परिभाषा के बिल्कुल उल्ट, ऑक्सीजन वाली जो हमने परिभाषा दी थी ऑक्सीकरण की, उसकी बिल्कुल उल्टी है। ऑक्सीकरण की क्रिया में ऑक्सीजन क्या होती है, जुड़ती है, लेकिन हम कह रहे हैं हाइड्रोजन क्या हो रही है, निकल रही है। इसका एग्जाम्पल यदि लें तो हम यदि मीथेन की बात करें, यानी कि CH4, जब इसको जलाया जाता है, ऑक्सीजन की क्रिया का अर्थ होता है जलाना, जब इसे हम जलाते हैं तो क्या होता है, तो इसमें क्या होगा, हम देख रहे हैं CO2, ऑक्सीजन जुड़ गई और साथ में हम क्या कर रहे हैं, H2 गैस हमारी बाहर आ गई। तो इस अभिक्रिया को यदि आप समझें तो इसमें कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण क्यों हो रहा है, क्योंकि कार्बन के साथ यहां पर हम देखें तो बाद में जो उत्पाद हमारे पास है उसमें ऑक्सीजन जुड़ गई, लेकिन साथ में यहां पर एक घटना और घटित हो रही है कि मीथेन में जो पहले हाइड्रोजन थी वो हाइड्रोजन निकल गई। तो यहां पर हम इस प्रकार से भी इसे परिभाषित कर सकते हैं कि जब किसी यौगिक से हाइड्रोजन निकलती है, हाइड्रोजन बाहर निकल जाए, तो इस घटना को भी हम कहते हैं ऑक्सीकरण की घटना कहते हैं। तो इसका अर्थ है कि अपचयन की घटना बिल्कुल इसकी विपरीत होगी। उसमें हाइड्रोजन क्या होगी, इसमें बाहर निकल रही है, उसमें हाइड्रोजन अंदर आएगी। तो इसी बात को लिखते हैं। दूसरा हमारा आता है, जब किसी यौगिक से हाइड्रोजन, यौगिक में लिख लेते हैं, हाइड्रोजन जुड़ती है तो उस यौगिक का अपचयन होता है। तो मुझे लगता है यह भी काफी आसान है। अब इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं एथीन यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी कि C2H4 कह सकते हैं। जब इसका हम कराते हैं हाइड्रोजनीकरण एक ऐसी क्रिया है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन देते हैं उसके साथ में। तो हाइड्रोजनीकरण की क्रिया में हमने क्या लिया, इसमें यहां पर H2 भी है और साथ में एक पेडिलियम भी है। दो हमारे तत्व की उपस्थिति में यदि इसका हाइड्रोजनीकरण करा जाए तो ये हमारे पास बनता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये क्या है, एथेन है, ध्यान रखिएगा, और ये वाला हमारा है एथीन। तो यहां पर आप देखें तो ये क्या है, C2H4 है, और यहां पर हम देखें तो ये है क्या, C2H6 है, यानी कि हाइड्रोजन जुड़ रही है। क्योंकि इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ रही है इसलिए हम कहते हैं ये कैसी घटना है, अपचयन की घटना है। तो ये दो परिभाषाएं तो पुराने समय पे चलती थी और काफी जगहों पर काम भी आती है, लेकिन बहुत सी जगहों पर आप देखेंगे यहां हमें कुछ जगहों पर ये कंफ्यूज भी कर देगी। तो अब जो एडवांस तरीके हैं
ऑक्सीकरण के और अपचयन को समझने की, अब उनको देखते हैं। तो पहला हम तरीका ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन के बेस में, यानी कि हम कह सकते हैं यदि कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, तो हम कहते हैं उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो अगली परिभाषा हमने क्या कहा, तीसरी दी, जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है यानी कि इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, तो उसका ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, काफी फेमस एग्जाम्पल, सीधे हम सोडियम की बात करते हैं। जैसे हम जानते हैं सोडियम है, तो सोडियम अपनी सामान्य अवस्था में उदासीन होता है। उसमें कितने होते हैं, कह सकते हैं हम 11 उसका परमाणु क्रमांक होता है, यानी कि उसके नाभिक में 11 प्रोटॉन और बाहर के कक्षाओं में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे, यानी कि ये बना दे सोडियम आयन, और साथ में क्या बन रहा है, एक इलेक्ट्रॉन बन रहा है, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, मुक्त हो रहा है, तो इस क्रिया को हम कहेंगे कि यहां पर सोडियम का ऑक्सीकरण हो रहा है। ध्यान रखिएगा, क्या हो रहा है, सोडियम का ऑक्सीकरण हो रहा है। अब ठीक इसी हिसाब से यदि हम अपचयन को डिफाइन करें तो क्या कह सकते हैं, हम कहते हैं जैसे हमने कहा कि जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो ऑक्सीकरण में त्याग करेगा, अपचयन बिल्कुल उल्टा होगा। तो लिखते हैं जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उसका अपचयन होता है, रिडक्शन होता है उसका। एग्जाम्पल ले लें उसका, तो एग्जाम्पल क्या लेंगे, जैसे हम ले रहे हैं क्लोरीन ले रहे हैं, क्लोरीन सामान्य अवस्था में है और इसके साथ में हमने क्या कर दिया, कोई एक इलेक्ट्रॉन आ गया हमारे पास, तो इससे क्या हो जाएगा, Cl माइनस हो जाएगा। यदि आप इसको क्लोरीन को इस रूप में लिखना चाहें कि Cl2 के फॉर्म में लिखना चाहें तो यहां पर आप 1/2 कर सकते हैं, तो क्लोरीन का एक ही परमाणु की बात हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहां पर हम देख रहे हैं क्लोरीन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो हम कह रहे हैं यहां पर क्लोरीन का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। यार यहां पर हम देख रहे थे सोडियम इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, इसका अर्थ है सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो आपको ऑक्सीकरण की ये सारी की सारी बातें ऑक्सीकरण और अपचयन की पता होनी चाहिए। अब यहीं पर हम एक और चीज के बारे में चर्चा करते हैं जिसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। यदि किसी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि हो रही है तो हम कहते हैं उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और यदि किसी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था में कमी हो रही है तो हम कहते हैं उसका अपचयन हो रहा है। तो क्या परिभाषा दे रहे हैं चौथे में, इसमें मतलब ऑक्सीकरण में तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि होती है, और इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिख लेंगे चौथे में, इसमें तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था में कमी होती है, तो हम क्या कहेंगे, उसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अब यहां पर एक नया शब्द आ गया, ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है। ऑक्सीकरण अवस्था क्या हुई, तो आप एक बार इसे नोट कीजिए क्योंकि ये हमारी लास्ट डेफिनेशन थी इसकी, और सबसे एडवांस में हमारी ये चलती है। वर्तमान समय पे जब हम ऑक्सीकरण अपचयन की बात करेंगे तो मुख्य रूप से हम इन दो डेफिनेशंस का यूज करेंगे, तीसरी और चौथी। पहले इलेक्ट्रॉन का त्याग करा तो ऑक्सीकरण, या हम कहें ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि हो गई तो ऑक्सीकरण, या फिर हम कहें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करा तो अपचयन, या हम कहें ऑक्सीकरण अवस्था में यदि कमी हो गई तो हम कहेंगे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। इन दो डेफिनेशंस का हम यूज करके क्या कर लेंगे, ये डिसाइड करेंगे कि किसी तत्व का, किसी यौगिक का अपचयन हो रहा है या फिर क्या हो रहा है, उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो आप नोट कीजिए, फिर हम ऑक्सीकरण जो अवस्था है इसको डिटेल में आपके सामने रखेंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने समझा कि ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है, और लास्ट में हमने डेफिनेशन दी थी कि यदि किसी, हम कह सकते हैं यौगिक की
जो ऑक्सीकरण किसी तत्व की यदि ऑक्सीकरण अवस्था यदि बढ़ जाती है तो हम कहते हैं उसका ऑक्सीकरण होता है, और यदि ऑक्सीकरण अवस्था घट जाती है तो हम कहते हैं उसका अपचयन होता है। अब बात आती है कि आखिर ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, तो अब समझते हैं सबसे पहले ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था का यदि परिभाषा दें तो हम कह सकते हैं कि जब कोई भी तत्व किसी दूसरे तत्व के साथ बॉन्डेड फॉर्म में होता है, यानी कि बंध बना करके रखता है, उस स्थिति पर उस पर जितना आवेश होता है वही उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है। मेरे एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि जब कोई तत्व बंध अवस्था में होता है, बंध मतलब बॉन्ड बना करके रखता है किसी दूसरे तत्व के साथ, तो जब कोई तत्व बंध अवस्था में रहता है उस समय उस पर जितना आवेश होता है वही उसकी कहलाती है ऑक्सीकरण अवस्था। तो पहले लिखते हैं परिभाषा, फिर डिटेल में आपको समझाते हैं। तो हमने कहा जब कोई तत्व, जब कोई, या बंध अवस्था में, सीधे लिखते हैं बंध अवस्था में किसी तत्व पर जो आवेश होता है वही उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है। तो हमें यह बात समझ में आ गई कि बंद अवस्था में किसी तत्व पर जो आवेश होगा वही उसकी क्या होगी, ऑक्सीकरण अवस्था होगी। अब इसको एग्जांपल से एक समझ लेते हैं। मान लेते हैं मैंने कहा मेरे पास कोई दो तत्व हैं, एक है ए और एक है बी। इन दोनों तत्वों ने एक सहसंयोजक बंध का निर्माण किया। सहसंयोजक बंध आप समझते हैं कि यह भी अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां पर दे दे, यह भी एक दे दे या एक से ज्यादा दे दे, लेकिन क्या कर रहे हैं, एक बंध का निर्माण कर रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। अब इन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिया, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर रख दिया। अब हुआ क्या कि ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बी की तरफ खिसकेगा या ए की तरफ खिसकेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि इन दोनों तत्वों में से किसकी वैद्युत ऋणात्मकता, जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, उसकी किसकी ज्यादा है। तो हमने कहा यह जो जोड़ा है, इस जोड़े को, इलेक्ट्रॉन के जोड़े को बी भी खींचने की कोशिश कर रहा है और ये ए भी खींचने की कोशिश कर रहा है, अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं साझे के इलेक्ट्रॉन को। तो जिसकी वैद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी वो इसको खींच लेगा। तो हमने कहा कि जिसकी वैद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा या इलेक्ट्रॉनों का समूह जोड़ा उसी और गति करेगा या आकर्षित होगा, आप ऐसे भी कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से भी बी के ज्यादा है तो बी पूरा का पूरा खींच ले, बस थोड़ा सा क्या कर देगा, अपनी शिफ्ट कर देगा, हम ये कह सकते हैं। तो अब इस बात को समझते हैं कि अगर ऐसा है तो इसकी तीन संभावनाएं हैं। हमने कहा कौन कौन सी संभावनाएं हैं, हमने कहा ए और बी के बीच में जो एक इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा है उसकी संभावनाएं तीन हैं। पहला तो हम कहें ए की जो वैद्युत ऋणात्मकता है वो बी की वैद्युत ऋणात्मकता के बराबर हो। यदि ए व बी की वैद्युत, अब इस वैद्युत ऋणात्मकता को मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, सीधे वैद्युत ऋणात्मकता समान है। यदि ए तथा बी की वैद्युत ऋणात्मकता समान है तो क्या होगा, जो जोड़ा होगा वो बीच का बीच में ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ना ए की तरफ जाएगा ना बी की तरफ जाएगा। आप ऐसे समझ सकते हैं। ऐसा कहां कहां पर होता है, जैसे हम जितनी भी बातें करें, जैसे हम कहें H2 की बात कर लें, हम बात कर लें क्लोरीन की बात कर लें, इस तरीके के गैसेस की बात कर लें, ये H2Cl2, क्योंकि इसमें दोनों के दोनों परमाणु एक ही तत्व के हैं तो दोनों की वैद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि दोनों परमाणु सेम हैं। तो इसलिए ये यदि साझा भी करेंगे किसी कारण से तो क्या होगी, इनमें जो इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा होगा वो बीच में ही रहेगा, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, पहली स्थिति। सेकंड कंडीशन हम ले रहे हैं, यदि ए की
वैद्युत ऋणात्मकता ज्यादा हो बी की वैद्युत ऋणात्मकता से। यदि ज्यादा होगा तो क्या होगा, ए की तरफ ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है जो है वो ए की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा, इधर की ओर मूव करेगा, और बी इधर की ओर आ जाएगा। तो इसके कारण ए पर क्या हो जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा, और बी पर क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पे कैसा आवेश, ऋणावेश, वो ए की तरफ शिफ्ट हो गए, ए की तरफ खींच गए। क्यों खींच गए, क्योंकि ए की वैद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है। वैद्युत ऋणात्मकता का अर्थ होता है कि एक ऐसी प्रवृत्ति जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच डाले। और इसके लिए यदि अपने क्लास 11th में यदि आवर्त सारणी यदि डिटेल में पढ़ी होगी तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। आवर्त सारणी यदि आपको अच्छे से समझ में आती है तो आप समझिए केमिस्ट्री काफी आसान होती है आपके लिए। तो यदि आपने आवर्त सारणी को अच्छे से नहीं समझा है तो आप क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 जरूर देखिएगा, वहां पर आपको ये स्पष्ट पता चल जाएगा। तो हमने कहा यदि ए क्या है, माइनस हो जाएगा यदि इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाए, और बी क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। तो सेकंड स्टेज ये होगी। दूसरी स्थिति, तीसरी मैंने कहा स्थिति क्या होगी कि यदि ए की वैद्युत ऋणात्मकता कम हो, किससे, बी की वैद्युत ऋणात्मकता से, तो क्या होगा, ये ए है और ये बी है, जो इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा होगा वो किस ओर खिसकेगा, बी की तरफ जाएगा, जिसके कारण बी पे कैसा आवेश, ऋणावेश, और ए पे कैसा आवेश, धन आवेश। और यहीं पर जब हम इनकी ए तथा बी के ऋणावेश धनावेश की बात कर रहे हैं तो ये बॉन्डेड स्टेट में है, यानी कि बंद अवस्था पे है। तो बंद अवस्था में ऐसी यदि मैं दो तत्व कह रहा हूं कि एक तत्व ए है एक तत्व बी है, तो बंद की अवस्था में इनमें जो आवेश आएगा उसी को हम कहेंगे उसकी ऑक्सीकरण अवस्था। अब इसमें पहला केस लीजिए। इस केस में आप देख रहे होंगे कि इन दोनों पर कोई भी आवेश नहीं था, तो इस स्थिति में इन दोनों की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, एक प्रकार से शून्य है। लेकिन इस स्टेज में हम देख रहे हैं इन दोनों पर आवेश है, तो इनकी ऑक्सीकरण अवस्था है। यदि एक एक आवेश है तो ए की भी ऑक्सीकरण अवस्था 1, बी की भी ऑक्सीकरण अवस्था 1। ठीक इसी प्रकार से यहां पर देखें, ए की भी ए पे धनावेश है, बी पे ऋणावेश है, तो इसकी भी ऑक्सीकरण अवस्था 1 और बी की भी ऑक्सीकरण अवस्था 1, क्योंकि हमें आवेश देखना है कि आवेश कितना है। तो मुझे लग रहा है इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम, हो सकता है आपके दिमाग में अभी भी कुछ प्रश्न आ रहे हों कि सर कुछ ऑक्सीकरण अवस्था में थोड़े से हम कंफ्यूज हो गए, तो इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो अब अगला टॉपिक हम करते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था को ज्ञात करने के नियम समझ लेते हैं। तो लिखते हैं ऑक्सीकरण अवस्था को ज्ञात करने के नियम, क्या क्या नियम है भाई। पहला नियम कि जब कोई तत्व अपनी मूल अवस्था में होता है तो उस समय उसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो शून्य होता है। तो मैंने क्या कहा, मूल अवस्था में स्थित तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होती है। अब क्या इसकी बात समझ में आई। हमने कहा एग्जांपल ले लीजिए, मैंने कहा कुछ भी मैं ले लूं, सोडियम ले लूं, पोटेशियम ले लूं, मैग्नीशियम ले लूं, कैल्शियम ले लूं, ये अपनी उदासीन अवस्था में हैं, यानी कि इन पर कोई आवेश नहीं है। तो इस स्टेज में हम कह सकते हैं इनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, शून्य होगी। क्योंकि यहां पर जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो हम बंद अवस्था की बात कर रहे हैं, तो यहां पर ये किसी के साथ बंध नहीं बना रहे हैं। तो इसलिए यदि कोई भी तत्व स्वतंत्र अवस्था में है, किसी के साथ कोई बॉन्डेशन नहीं है उसकी, तो हम कहेंगे उसकी ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होगी। अब हम दूसरी बात लेते हैं कि यदि वो किसी के साथ बॉन्ड बना ले, मान लो दूसरी बात, यदि वो किसी के साथ बॉन्ड बनाना शुरू कर दे। अब बॉन्ड बनाए तो सबसे पहले इसको हम अलग अलग वर्गों के रूप में समझते हैं। तो यदि सबसे पहले ले रहे हैं फर्स्ट वर्ग के तत्व, ध्यान रखिएगा फर्स्ट वर्ग, आवर्त सारणी का फर्स्ट वर्ग आपको पता होगा। फर्स्ट वर्ग में जो आप क्लास 11th केमिस्ट्री में जाकर के उसका 3rd चैप्टर देखिएगा, जहां पर हमने आवर्त सारणी को
डिटेल में समझाया हुआ है वहां अवसारणी को। तो वहां पर हमने फर्स्ट वर्ग को याद करने का तरीका बताया था, हेलिना की रब से फरियाद। तो उसमें जो तत्व आते हैं वो हमारे आते हैं HLINA रब से फरियाद, यानी कि CS, ये हमारे पास तत्व आते हैं। और लास्ट में आ रहा था FR फ्रांसियम। तो इसमें हम H को छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि H तो हमेशा से, चाहे मेंडलीफ ने जब आवर्त सारणी बनाई थी तब और आधुनिक आवर्त सारणी बनाई है तब, दोनों स्थितियों में H की जो स्थिति है वह नियत नहीं है। रखते हम उसको, हालांकि फर्स्ट वर्ग में है, लेकिन आप देखेंगे उसकी स्थिति डगमाडोल है। वो कभी पहले वर्ग में माना जाता है, कभी 7वें वर्ग में माना जाता है। तो इसलिए हम H को छोड़ रहे हैं, इसकी अलग से चर्चा करेंगे। दूसरा, हम फर्स्ट वर्ग के तत्वों में फ्रांसियम को भी छोड़ रहे हैं, FR को भी छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि वो भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो इन दोनों को छोड़ करके फर्स्ट वर्ग के जो तत्व मिलते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये जितने भी तत्व हैं, इन सब की ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो होती है 1। हमेशा ध्यान रखिएगा कि इनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? 1 होती है। अब कैसे होती है 1? बल्कि 1 क्या, हम कह सकते हैं +1 होती है। अब क्यों होता है ऐसा, ये समझिए। हमने कहा कि ऑक्सीकरण का अर्थ क्या होता है? हमने कहा ऑक्सीकरण एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें हमने आपको बताया था इससे पहले कि जिसमें इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है, वो हमारी ऑक्सीकरण क्रिया होती है। तो ऑक्सीकरण अवस्था यदि हम इन तत्वों की देखें तो सबसे पहले मान लेते हैं सोडियम ले लेते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक आप जानते हैं 11 होता है, और यह क्या होता है? चेंज होता है। यदि अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे तो ये एक धन आयन में परिवर्तित हो जाता है। तो ये क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके एक धन आयन इसमें उत्पन्न हो रहा है। तो हम कहते हैं, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? +1 होती है। और जो बात यहां सोडियम के साथ सत्य है वही लिथियम के साथ भी है, वही हमारी पोटेशियम के साथ भी है, वही रुबिडियम के साथ भी है, और वही हमारे सीजियम के साथ भी है। तो फर्स्ट वर्ग के जितने तत्व होंगे उन सब की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? +1 होगी। ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड बात करें, अगला नंबर 3, हम बात करें सेकंड वर्ग के तत्व। सेकंड वर्ग के तत्व, सेकंड वर्ग के तत्वों में कौन कौन से आते हैं? फिर से आप वहां जाकर के देखेंगे तो याद करने का मैंने तरीका आपको वहां बताया है कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो क्या लिखना है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो ये जो चीजें हैं, ये जो हमारे तत्व हैं दूसरे वर्ग के तत्व, इसमें भी जो लास्ट में हमारा रेडियम आ रहा है उसको हम छोड़ रहे हैं क्योंकि वो भी एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। तो इसकी यदि बात करें कि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप जानते हैं इन सभी तत्वों की अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 होते हैं, इनकी संयोजकता 2 है। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि किसी तत्व की जो संयोजकता होती है वही उसकी ऑक्सीकरण अवस्था को भी व्यक्त करती है, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं। जब वो किसी के साथ बॉन्डिंग करेगा तब उसकी ऑक्सीकरण अवस्था जो होगी वह क्या होगी? उसकी संयोजकता से प्रदर्शित होगी। और यहां पर हम देखें तो एग्जाम्पल हम ले लें, ये पहले लिख लेते हैं, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है। एग्जाम्पल हमने ले लिया मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम की अंतिम कक्षा में आप जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक होता है 12, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 2, यानी कि चाहता है अपनी अंतिम कक्षा से 2 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना चाहता है। तो इसने यदि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले जब किसी तत्व के साथ संयोग करेगा तो क्या बनेगा? Mg+2, और साथ में क्या बन जाएगा? 2 हमारे क्या बन जाएंगे? इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो हम कहेंगे इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो कितनी होगी? +2 होगी। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आप फटाक से नोट कीजिए, क्योंकि आज हम ऑक्सीकरण अवस्था को ज्ञात करने का आपको अच्छे से तरीका बताएंगे, जिससे आपकी ऑक्सीकरण अपचयन दोनों बातें आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो आप नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे।
तो प्यारे बच्चों, ऑक्सीकरण अवस्था कैसे ज्ञात करते हैं, इसके 3 प्रकार हमने आपको बताए। पहले में हमने कहा था सारे उदासीन है, यानी कि मूल अवस्था है। तो मूल अवस्था में किसी भी तत्व की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो शून्य होती है, और बाकी जो दोनों मैंने अवस्थाएं बताई हैं आपको, चाहे वो फर्स्ट वर्ग की हो चाहे सेकंड वर्ग की हो, उन दोनों ही अवस्थाओं में हम ऑक्सीकरण अवस्था जो हमने आपको बताई है कि एक में होती है +1, दूसरे में होती है फर्स्ट वर्ग के लिए होती है +1, सेकंड वर्ग के लिए +2, लेकिन दोनों ही अवस्थाएं तब हैं जब वो बंद अवस्था में रहे तत्व। तो अब बंद अवस्था का क्या अर्थ है इसे भी समझ लीजिए। मैंने कहा मान लेते हैं, मैं बात कर रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं यहां पर पहले आपको बंद अवस्था का। जैसे सोडियम क्लोराइड है, NaCl है। अब मान लेते हैं ये आपस में एक बॉन्ड का निर्माण कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को रख रहे हैं। तो Na का यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया और Cl भी यहां आ गया। अब Cl की जो वैद्युत ऋणात्मकता होती है वो सोडियम से काफी ज्यादा होती है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, अपनी ओर खींच लेता है, जिसके कारण हम कहते हैं क्लोरीन पे -1 आवेश अतिरिक्त आ जाता है और सोडियम पे एक धन आवेश आ जाता है। तो ये कब स्थिति में, ये बंद अवस्था में है। हालांकि आप कह सकते हैं कि सर सोडियम क्लोराइड में जो होता है वो वैद्युत संयोजक बंध बनता है, वो सहसंयोजक बंध नहीं बनता, लेकिन है तो बॉन्ड ही, हम बॉन्ड की ही बात कर रहे हैं, बंध की। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, ये हमारी क्या है, ऑक्सीकरण अवस्था है। तो सोडियम की ऑक्सीकरण अवस्था आप देख रहे हैं +1 है, क्लोरीन की कितनी है, -1। तो मैंने फर्स्ट वर्ग के तत्वों में आपको जब बताया था, जिसमें LiNaK उन सब की बात करी थी, तो उन सब की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी थी, +1। इसी प्रकार दूसरे वर्ग के तत्वों की, जिसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, इस तरीके के तत्व थे, उनकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी थी, +2। ठीक इसी प्रकार से यदि आप पीछे चले जाएंगे, हैलोजन परिवार में चले जाएंगे, जहां पर हमारा फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, तो उन सब की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, -1 होती है। क्यों होती है -1? क्योंकि उनकी वैद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। जैसे यहां पर मैंने कहा ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हुए, सोडियम की तरफ शिफ्ट क्यों नहीं हुए? क्योंकि क्लोरीन की वैद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। और वैद्युत ऋणात्मकता का अर्थ होता है कि सहसंयोजक या फिर जो बंध हैं, बीच में इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, बॉन्ड किसी भी तत्व से बंध बनाने के कारण उन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की जो क्षमता होती है, उसी गुण को हम कहते हैं वैद्युत ऋणात्मकता। तो हैलोजन तत्वों की वैद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है, ध्यान रखिएगा। और तो इतनी बात मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। तो अब यहां पर हमें एक और इंपॉर्टेंट चीज समझनी है। हाइड्रोजन की जो चौथा हमारा आता है वो होता है हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था सामान्यतः बाकी तत्वों की तो हमने एक एक बताई, लेकिन हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसकी 2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं। एक इसकी होती है जिसे हम कहते हैं +1, एक होती है इसकी -1। अब +1 कब होती है? +1 का अर्थ है कि ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। त्यागने का अर्थ है कि यह किससे रिएक्शन करेगा? ऐसे तत्वों से रिएक्शन करेगा जिनकी वैद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, काफी ज्यादा होगी। और उसमें कौन कौन से आ जाएंगे? जैसे हम कह सकते हैं H2O होता है या HCl होता है, इस तरीके के तत्व आ गए। तो यहां पर हम देखें तो हाइड्रोजन की जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी वो कितनी होगी हमारी, वह 1 के बराबर होगी। कैसे, यहां पर आपको ज्ञात करके भी बता देते हैं। हमने कहा H2 और O, इसका अर्थ क्या हुआ, O ये हो गया, इधर भी H हो गया, इधर भी क्या हो गया, H हो गया। यहां पर भी इन्होंने एक सिंगल बॉन्ड बना लिया, यहां पर भी सिंगल बॉन्ड बना दिया, एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा कर दिया। अब ऑक्सीजन की जो हम कह सकते हैं वैद्युत ऋणात्मकता होती है वो हाइड्रोजन से होती है ज्यादा। तो क्या हो रहा है, ये वाला बंध भी इधर की ओर शिफ्ट हो गया और ये वाला बंध भी इधर की ओर शिफ्ट हो गया, जिसके कारण ऑक्सीजन पे क्या हो गया, -2 आवेश आ गया। तो हाइड्रोजन पे कितना आवेश आएगा, वो इसे संतुलित करेंगे, तो यहां पर +1 आवेश और ये +1 आवेश। तो हम देख रहे हैं हाइड्रोजन की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो कितनी है, +1 है यहां पर। ठीक इसी प्रकार से आप HCl को भी समझ सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर NaCl बताया, वैसे ही आप HCl को समझिए। HCl, तो ये जो बीच में इलेक्ट्रॉन थे ये इधर की ओर शिफ्ट हो गए, क्योंकि क्लोरीन की वैद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो ये इधर की ओर शिफ्ट हो गए। तो इसमें क्या आ गया, -1 आवेश आ गया और यहां पर क्या आ गया, +1। अब बच्चों के दिमाग में ये भी बात आ सकती है कि सर 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं लेकिन आवेश आप एक ही दिखा रहे हो। भाई एक इलेक्ट्रॉन तो इसका अपना था ना, वो एक्स्ट्रा ही तो एक इलेक्ट्रॉन इधर से और खींच रहा है, दूसरे वाले का इलेक्ट्रॉन भी तो खींच रहा है ना, तो इसलिए -1 आवेश है, ध्यान रखिएगा। तो ये इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। तो ये है हाइड्रोजन की
+1 ऑक्सीकरण अवस्था। अब -1 ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? जैसे हम कहें सोडियम हाइड्राइड की बात करें तो हमने कहा NaH मैंने बनाया, तो सोडियम हाइड्राइड जब बनता है तो देखते हैं वहां पर हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था इस स्थिति में वह बनती है हमारी जो कि होती है -1। कैसे बनेगी? फिर से हमने कहा ये सोडियम हो गया, ये हमारा हाइड्रोजन हो गया, इनके बीच में एक सहसंयोजक बंध बन गया। अब हो क्या रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है ये किसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है? हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसलिए इसमें कैसा आवेश आ गया? -1 आवेश। इसमें कैसा आवेश आ गया? +1 आवेश। तो हम कहेंगे ऐसी स्थिति में जो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था है वो कितनी है? -1। तो इसलिए ये अलग से आपको बता रहा हूं क्योंकि हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? 2। एक +1 भी है और एक -1 है। ये डिपेंड करता है वो किन तत्वों के साथ सहयोग कर रहा है। ऊपर के ये जो तत्व हैं ये हमारे होते हैं जिसमें +1 है। यहां हमारे जिन तत्वों से संयोग करता है वो हमारी होती है अधातुएं। जब वो अधातुओं के साथ सहयोग करेगा कौन? हाइड्रोजन, तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होगी। और जब वो धातुओं के साथ संयोग करेगा, ये हमारी क्या है? धातुएं। जब धातुओं के साथ संयोग करेगा तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। और जब अधातुओं से संयोग करेगा तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? +1 होगी। तो मुझे लगता है आसानी से समझ में आपको आ गया होगा। अब इसी प्रकार से हम अलग समझते हैं। पांचवा जो हमारा पॉइंट है जो काफी अधिक इंपॉर्टेंट है वो है हमारी ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था। किसकी? ऑक्सीजन की, O की ऑक्सीकरण अवस्था। और ध्यान रखिएगा जो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था होती है ये सबसे ज्यादा वेरी करती है। ये हमारी -2 से +2 के बीच कुछ भी हो सकती है। अब क्या क्या कैसे इसको समझेंगे ये समझिए। फर्स्ट हम कहें तो जो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था होती है 95% ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -2 होती है। -2 होती है, इस बात को ध्यान रखेगा। 95% मैक्सिमम समय पर जो ऑक्सीजन है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था -2 ही होती है। कुछ केसों में वह क्या हो जाएगी? +2 हो जाएगी। कुछ केसों में वो क्या हो जाएगी? +1 हो जाएगी। कुछ केसों में क्या हो जाएगी? 1/2 भी हो जाती है। तो अब इनको देख लेते हैं। तो क्या कहा हमने? अब यदि सबसे पहले हम ले रहे हैं जब ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? -2, तो इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जैसे हमने कहा H2O है, या फिर आप ले सकते हैं H2SO4। इन सब में यदि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे तो वो -2 ही आएगी। सबसे आसान एग्जाम्पल H2O लेते हैं। अभी मैंने इससे पहले आपको यहां पर समझाया भी है। यहां पर देखिए, यहां पर हम हाइड्रोजन की यदि 1 मान ले तो ऑक्सीजन के स्वतः ही -2 होगी और कोई चांस नहीं है और कुछ होने का चांस भी नहीं है। तो पहला एग्जाम्पल ये हो गया। सेकंड की बात करें तो जब ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -1 होती है, इसके लिए एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। अब H2O2 में आप जानते हैं चूंकि हाइड्रोजन की हमने कहा जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो कितनी है? यहां पर हमने बताया कितनी है? +1 है। चूंकि हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था बराबर कितनी है? +1। तो ये पूरा का पूरा हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ये एक प्रकार से उदासीन यौगिक है, पूरा उदासीन है। तो ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी आपको ज्ञात करना आना चाहिए। जैसे मैंने कहा मान लेते मुझे ऑक्सीजन की निकालनी है, मुझे हाइड्रोजन की पता है वो +1 है। तो अब देखिए हाइड्रोजन की कितनी है? 2 परमाणु है, तो 2 गुणा हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? 1 +1, तो लिखेंगे +1। साथ में प्लस ऑक्सीजन के कितने? 2 परमाणु, 2। और मान लेते हैं ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मान लेते हैं x से, तो ये हो गया 2x बराबर। क्योंकि ये पूरे का पूरा यौगिक क्या है? 0, मतलब उदासीन। यदि उदासीन है तो यहां पर आ जाएगा 0। यदि ये आवेश होता +2, -2, +4, -3 तो बराबर के आगे क्या लिख लेते हैं? आवेश की वही मात्रा लिख लेते। तो अब इसे कैसे करेंगे? 2 की 1 में गुणा करेंगे, आ गया 2 प्लस ये कितना आ गया? 2x, 2 और साथ में आ गया x बराबर 0। तो 2 को उधर ले जा लीजिए तो क्या हो जाएगा? 2x बराबर 2। तो क्या आ जाएगा? x बराबर
ये 2 उधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2/2 यानी कि -1। तो इस स्थिति में यहां पर हाइड्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या क्या आ रही है, -1 आ रही है। तो ये बात समझ में आ गई। तीसरी स्टेज ले रहे हैं हम, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था, जब -1/2 होती है। और ये कुछ विशेष केस होता है जिन्हें हम कहते हैं सुपर ऑक्साइड। क्या कहा हमने, इसके एग्जाम्पल क्या है, सुपर ऑक्साइड। और इसका एग्जाम्पल है जैसे KO2, ये इसका एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल दिया हमने, KO2। अब इन दोनों की फिर से निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, ये फिर से क्या है, उदासीन है तो 0। पोटेशियम की हम जानते हैं कितनी होती है ऑक्सीकरण संख्या, 1। हमने बताया ये पहले वर्ग का तत्व है तो 1 होगी, इसकी +1 होगी। तो पोटेशियम की कितनी होगी, +1। ऑक्सीजन की कितनी होगी, 2x। और 0 है तो बराबर क्या आ गया, 0। तो एक को उधर ले गए तो 2x बराबर कितना आ गया, -1। तो x बराबर आ गया -1/2। तो x किसकी थी, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, जो कि -1/2 के बराबर है। तो मुझे लग रहा है यहां पर आपको यह बात समझ में आ गई होगी। अगला हम चौथी कंडीशन लें, हम कहें कि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 भी होती है। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल हम लें तो ये होता है O2F2। अब इसमें देखिए ये F क्या है, फ्लोरीन। फ्लोरीन कौन से वर्ग का तत्व है, हेलोजन परिवार का, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे क्या हैं, हेलोजन परिवार के सदस्य। इन सबकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है -1। तो अब यहां से हम इसे ज्ञात करें, ऑक्सीजन की कितनी होगी, ये कुल मिलाकर के क्या हो गया, ये तो 0 हो गया। तो निकालें तो क्या आ जाएगा हमारा, देखिए ये हो गया, ऑक्सीजन की मैं x मान लेता हूं, ये क्या हो गया 2x। फ्लोरीन के 2 हैं 2 और एक की क्या हो गया -1 बराबर क्या आ गया 0। तो क्या आ गया 2x, ये हो गया -2 बराबर 0। ये -2 उधर ले गए तो 2x बराबर कितना हो गया 2, माइनस जाके प्लस हो गया। तो 2 इसके नीचे ले जाएंगे तो x बराबर आ गया 2/2 यानी कि 1, और किसका, प्लस का। तो हम देख रहे हैं यहां पर ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था निकल गई +1। तो कितनी अधिक वैरी कर रही है ऑक्सीजन की, इसीलिए मैंने इसको आपको अलग से समझाया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। अब आप एक और देख लीजिए, पांचवा लास्ट ऑक्सीजन का। ये ऑक्सीजन में हम कह रहे हैं इसकी संयुक्त होती है +2 भी होती है ऑक्सीकरण अवस्था। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल की यदि बात करूं तो OF2 का निर्माण भी करता है ऑक्सीजन। जैसे आप देख रहे होंगे कि जल और ऑक्सीजन की क्रिया करके H2O भी बनता है, यानी कि जल भी बनता है, और दूसरा हमारा H2O2 भी बनता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड भी बनता है। ठीक उसी प्रकार जब ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ क्रिया करता है तो O2F2 भी बनाता है और OF2 भी बनता है। अब इस स्थिति में इसकी निकालें तो फिर से मैंने कहा ये उदासीन है तो क्या हो गई 0। ऑक्सीजन की निकालनी है तो क्या हो गई x प्लस, फ्लोरीन की कितनी होती है -1 होती है, तो 2 गुणा -1 और बराबर 0। तो क्या आ जाएगी x बराबर ये -2, यहां पे लिख लेते हैं -2 बराबर 0। तो x बराबर कितनी होगी 2। तो यहां पर ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी निकल गई 2 निकल गई। तो यहां हमने आपको समझाया कि जो सबसे अधिक वेरी कर रही है वो किसकी कर रही है, ऑक्सीजन की। -2 भी है, -1 भी है, -1/2 भी है, +1 भी है, +2 भी है। तो अब आपको ऑक्सीकरण अवस्था समझ में आ जानी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जहां भी हम निकाल रहे हैं, जो भी नियम दे रहे हैं, ये बंद अवस्था में है, बिना बॉन्डेड स्टेट में नहीं। यदि कोई स्वतंत्र है, ऑक्सीजन को सिंगल परमाणु ले लीजिए, उसकी कोई ऑक्सीकरण अवस्था नहीं है। जब किसी दूसरे तत्व के साथ संयोग करेगा तब पता चलेगा कि उसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी। कभी -2 होगी, कभी -1 होगी, कभी -2 1/2 होगी, +1/2 +1 होगी, और कभी +2। तो इस प्रकार से आ गई। तो इतनी बात प्यारे बच्चों हमने सीख ली। अब आपको कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात कीजिए। कोई सूत्र दे दिया मान लो, और उसमें कोई एक एलिमेंट दे दिया, कोई एक तत्व दे दिया, उस तत्व की आपको पूछी जाए कि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात कीजिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे ये समझिए। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, यहां पर एग्जाम्पल ले रहा हूं KMnO4। मैंने कहा इसमें मुझे Mn की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करके बताइए। किसकी अवस्था, Mn की। ऐसे आप किसी भी यौगिक की निकाल सकते हैं, किसी भी यौगिक में किसी भी तत्व के निकाल सकते हैं। तो क्या है KMnO4 की ऑक्सीकरण अवस्था। बिल्कुल यही तरीका लगाना है जो मैंने अभी तक आपको ये बताया है। सब
तरीके इसीलिए निकाल निकाल के दिखाएं। कैसे करेंगे? तो देखिए सबसे पहले के की कितनी होती है, हमने अभी बताया आपको +1 होती है, तो के की क्या होगी +1। mn की मेरे को याद करनी है तो मैंने ले ली x प्लस O4, O की मैंने यहां पर आपको बताया था 95% O की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है -2, तो 95% में ही इसे ले रहे हैं, तो -2 हो गया, तो -2 की 4 में गुणा करेंगे, -2 गुणा 4 बराबर किसके हो जाएगा ये 0 के, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है उदासीन है, कोई इस पे आवेश नहीं है इस यौगिक पे। तो अब इसे सॉल्व कीजिए तो क्या आ जाएगा, देखिए ये हो गया 1 प्लस x और 4 दूनी 8, तो -8 बराबर 0। तो यहां से क्या हो जाएगा 1 यानी कि x -7 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 7। इसका अर्थ है इस mn की, जिस mn की मैं बात कर रहा था, इस mn की यहां से मैंने देखी जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो कितनी है, माइनस आया है नहीं प्लस आया है, तो +7 होगा। तो mn की ऑक्सीकरण अवस्था +7 होगी। तो ऑक्सीकरण अवस्था कैसे ज्ञात करते हैं ये मैं आपको बता चुका हूं, ध्यान रखिएगा ये सारी चीजें इस चैप्टर के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। यदि आपको ये चीजें नहीं आएगी तो निश्चित मानिए आपकी स्थिति थोड़ा ढुलमुल हो जाएगी, आपको समझने में परेशानी आएगी। तो भले ही हो सकता है मेरा ये जो बातें हैं आपको जल्दी से समझ में ना आ रही हो, वीडियो को रिपीट कीजिए, 1-2 बार देखिए, रोक रोक करके देखिए, आप निश्चित रूप से समझ जाएंगे ये चीजें क्या है, काफी आसान है। पर यह है आपको पहली बार समझ में ना आए तो 1-2 बार और देखिएगा। तो प्यारे बच्चों आज हमने समझा ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, और ऑक्सीकरण अवस्था से हम यह समझते हैं कि ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ी तो ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीकरण अवस्था घटी किसी तत्व की तो हम कहते हैं अपचयन हो गया। और यह सबसे एडवांस तरीका है ऑक्सीकरण और अपचयन को ज्ञात करने का। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि कहीं पर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में चैप्टर के पहले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।